जम्मू कश्मीर सरकार ने आज स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स को नोटिफाई किया है। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले दिनों सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसमें उन्होंने उन रूल्स की ओर इशारा दिया था। आज फाइनली जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर वो रूल्स आ गए और मैंने सोचा कि फ़ौरन आप तक ये तमाम कानून जो है पहुंचाए जाएं और आपको ये बताया जाए कि जो स्पेशल रिक्रूटमेंट होनी है, इन रूल्स का नाम है जम्मू कश्मीर अपॉइंटमेंट फॉर टू क्लास 4th रिक्रूटमेंट रूल्स 2020। यानी स्पेशल रिक्रूटमेंट जो है क्लास 4th के लिए होने जा रही है और इन कानूनों का नाम रखा गया है जम्मू कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4th स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आप सभी से गुजारिश की जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखें वैसे वैसे अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें ताकि शेयर हो, रीशेयर हो, लोगों तक इन कानूनों की मुकम्मल जानकारी पहुंचे और उन्हें ये पता चले कि अब जो रिक्रूटमेंट होने जा रही है, जिसको स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव कहा जा रहा है, जिसमें लगभग 10,000 लोगों को अपॉइंट किया जाएगा और इसमें से सरकार ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रखा है लगभग 7,500 से 8,000 तक ऐसी वैकेंसीज़ हैं जिनको जो क्लास 4th की वैकेंसीज़ हैं और उन्हें इस कानून के तहत जो है वो फिलअप किया जाएगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये तमाम जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं, इनकी ख़ास बात ये है कि कुछ एक प्रावधान तो इनके अंदर हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सर्विस कंडीशन यानी नौकरी कैसे होगी, प्रोबेशन कितनी देर का होगा, क्या कौन से अलाउंसेस आपको मिलेंगे, ये SRO 202 के 2 में जो कुछ है वही आपको भी मिलेगा। यानी ये हैं तो स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020, मगर इसमें SRO 202 के वो तमाम क्लॉजेज हैं जिन क्लॉजेज को लेकर SRO 202 से जो लोग अपॉइंट हुए हैं वो सरकार से नाराज़ हैं और वो चाहते हैं कि SRO 202 को या तो अमेंड किया जाए या उसके अंदर रद्दोबदल किया जाए। ये भी इसके अंदर लिख दिया गया कि अगर कोई भी बदलाव SRO 202 के अंदर आएगा वो सिमिलर बदलाव स्पेशल क्लास 4th स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स पर भी अप्लाई होगा। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। यानी मान लीजिए कल अगर सर्विस कंडीशन में जो 5 साल का प्रोबेशन है उसको सरकार कम करके 2 साल करती है तो वो इन रूल्स के तहत जो लोग अपॉइंट करे जाएंगे उनके ऊपर भी वो वही कानून अप्लाई होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, इस कानून में ख़ास क्या है। इस कानून को लेकर ये साफ तौर पर कह दिया गया कि जितनी भी क्लास 4th पोजीशंस हैं उन तमाम क्लास 4th पोजीशंस पर जितनी भी अपॉइंटमेंट्स करी जाएंगी या जितनी भी नौकरियां दी जाएंगी या किसी गवर्नमेंट की कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ऐसी बॉडी में जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट ओन करती है या जिसके लिए एक्सेलरेटेड रिक्रूटमेंट प्रोसेस अडॉप्ट किया जाएगा, जिसको सरकार नोटिफाई करती रहेगी टाइम टू टाइम, उन तमाम पर ये कानून एप्लीकेबल होंगे। यानी ये जो रूल्स हैं स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स क्लास 4th स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020, ये उन तमाम क्लास 4th पोस्ट पर जितने भी लोग लगाए जाएंगे किसी भी डिपार्टमेंट में, सरकार की किसी खिदमत में, सर्विस में, गवर्नमेंट कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, बॉडी में जिसको सरकार ओन करती है या कंट्रोल करती है या और जिसके लिए एक्सेलरेटेड रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाएगा, उस पर ये तमाम कानून जो हैं वो लागू होंगे। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। सबसे पहला चैप्टर नंबर 2 इसका है कि कैसे वैकेंसीज को रेफर किया जाएगा। कहा गया है कि तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स जो हैं वैकेंसीज का इंडेंट बनाएंगे कि हर एक डिपार्टमेंट में कितनी कितनी क्लास 4th की वैकेंसीज हैं, क्या नॉमेनक्लेचर है उस वैकेंसी का, क्या वो वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की है, क्या वो वैकेंसी क्लर्क की है, क्या वो वैकेंसी किसी और नाम से जानी जाती है। हेल्थ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो क्लास 4th की पोस्टें हैं उनके अलग अलग नाम हैं, नॉमेनक्लेचर हैं। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में अलग हैं, PHE में अलग हैं, PWD में अलग हैं। तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को ये कहा गया है कि आप इंडेंट बनाएं, यानी आपके डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं, वो किन नामों से जानी जाती हैं, इस समय कितनी एग्जिस्ट करती हैं। एक कट ऑफ डेट GAD जो है नोटिफाई करेगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत अलग अलग कैडर्स में, अलग अलग कैडरों में आपको फौरन उनका इंडेंट तैयार करना है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है ये कंसोलिडेटेड इंडेंट GAD को देगा। यानी मान लीजिए
पीएचई में जितनी भी पोस्टें हैं, कितनी पोस्टें वैकेंट हैं, उन तमाम पोस्टों की डिटेल तैयार करेगा पीएचई विभाग, वो भेजेगा ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को। अब ये मत सवाल पूछिएगा जी बाकी विभाग क्या करेंगे, सभी विभाग एक ही इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। इंडेंट बनाते समय जो डिपार्टमेंट है वो इस चीज़ का ख्याल रखेगा, पीएचई है, जो भी डिपार्टमेंट है वो खुद ये ख्याल रखेगा कि जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 के जो प्रावधान हैं, जो उसके प्रोविजंस हैं, उनका ख्याल रखा जाए और उसके बाद जो कानून बनाए गए हैं वो बिल्कुल उनके साथ कंप्लाई करे। यानी जैसे आप जानते हैं कि रिजर्वेशन में पहले आरबीए 20% रिजर्वेशन होती थी, अब उसको 10% कर दिया गया है। उसके अलावा पहाड़ी रिजर्वेशन है, बाकी रिजर्वेशन से उन रिजर्वेशन नॉर्म्स का ख्याल रखा जाए। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जीएडी क्या करेगा, जो इंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने फॉरवर्ड किया होगा, एक कंसोलिडेटेड वैकेंसी बनाएगा क्लास 4 की कैटेगरी वाइज और उसे भेज देगा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इन तमाम पोस्ट के लिए सिलेक्शन करेगा जो जीएडी ने इसे रेफर की होंगी और जो ऑलरेडी प्रोसीजर यहां पे बताया गया है। अब चैप्टर 2 में इंपॉर्टेंट चीज ये कि तमाम डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन जा चुकी है आज के दिन कि आपके यहाँ कितनी वैकेंसीज हैं, वो किन नामों से जानी जाती हैं। क्लास 4 की तमाम वैकेंसीज को फौरन से बेशतर आप तमाम डिटेल्स जीएडी को फराहम करें। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी कि तमाम डिपार्टमेंट्स को ये काम करना है, उन्हीं को बताना है कि उनके यहाँ कितनी वैकेंसीज हैं, उन्हीं को ये बताना है कि कितनी वैकेंसीज, जो वैकेंसीज है रिजर्वेशन की क्या पोजीशन है उसमें, ये सारा काम जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को करना है। सिलेक्शन का तरीका क्या होगा? सिलेक्शन का तरीका ये होगा कि बोर्ड तमाम यूटी कैडर की पोस्टों को, डिविजनल कैडर की पोस्टों को और डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टों को एक सिंगल एडवर्टीजमेंट के जरिए नोटिफाई करेगा। ठीक है जी, सिंगल एडवर्टीजमेंट मतलब आप जिस वक्त ये वैकेंसी सारी आपके पास आ गई तो आपने बताया यूटी कैडर यूटी कैडर कौन सा है, डिविजनल कैडर की पोस्टें कौन सी हैं और डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टें कौन सी है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज फिर हो जाएंगे जी यूटी कैडर क्या है। यूटी कैडर है यूनियन टेरिटरी कैडर, और यूनियन टेरिटरी कैडर में भी जरा क्लैरिटी के साथ आपको बताऊं कि ये पहले स्टेट कैडर होता था, क्योंकि अब हम स्टेट नहीं रहे हैं, हम यूनियन टेरिटरी हैं, इसलिए अब ये यूनियन टेरिटरी कैडर कहलाएगा। उसके बाद वो तमाम लोग जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल हैं, बोर्ड उन्हें कहेगा कि आप अपनी एप्लीकेशन भरें और जो प्रिस्क्राइब्ड एज है, मैक्सिमम मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो एसआरओ 99 2008 के तहत, एसआरओ 99 जो 2008 का था, उसमें जो मिनिमम मैक्सिमम क्वालिफिकेशन दी गई है उसके तहत, बिल्कुल उसी के तहत आप जो इसमें एज का क्राइटेरिया है, जो उसमें मिनिमम मैक्सिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया, मैं अपनी टीम से कहूंगा कि अगर उनके पास वक्त हो वो ज़रा एसआरओ 99 ऑफ 2008 जो है उसको निकाल के मुझे भेज दें, ताकि मैं आपको और क्लैरिटी के साथ ये बताऊं कि एसआरओ 99 क्या है। 5 साल की रिलैक्सेशन जो है अपर एज लिमिट में उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जो एडिशनल वेटेज, जिनको कैजुअल वर्कर्स हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को कैंडिडेट की डिक्लेरेशन, कैंडिडेट जो भी कुछ डिक्लेयर करेगा उसी की बुनियाद पर आप एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना जरूरी नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बगैर ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक्सेप्ट करेगा। 5 साल की रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में उनको मिलेगी जो कैजुअल वर्कर्स हैं, और किन किन को मिलेगी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बोर्ड जो है यूटी कैडर की, डिविजनल कैडर की, डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टों के लिए रिटन टेस्ट की बुनियाद पर, और कोई ओरल टेस्ट नहीं होगा। ऑलरेडी इसमें एसआरओ 404 जो है वो इशू किया गया है 15 सितंबर 2018 को, जिसमें कैटेगोरिकली और क्लियरली ये बोल दिया गया था कि कोई ओरल टेस्ट नहीं होगा, रिटन टेस्ट की बुनियाद पर सिलेक्शन होगा। लेकिन इसमें भी जरा पेच है जिसको ध्यान से समझिएगा। रिटन टेस्ट के 85 मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स का जो है ये जो 100 मार्क्स का आपका 100 मार्क्स आपके हैं, 100 में से 85 मार्क्स आपके होंगे रिटन टेस्ट के। उसके बाद 5 नंबर मिलेंगे उस कैंडिडेट को एक्स्ट्रा जिसके परिवार से कोई भी आदमी सरकारी मुलाजमत में नहीं है, पीएसयू में, बोर्ड में, ऑटोनॉमस बॉडीज में, जिन्हें सरकार कंट्रोल करती है या सब्सटेंशियली आउन करती है, यानी जिसकी मालिक सरकार है। वहां पर अगर आपका कोई भी घर का परिवार का सदस्य जो है वो
मुलाजमत नहीं कर रहा तो 5 नंबर उस कैंडिडेट को उस चीज के मिलेंगे। नंबर 2, विडो, डिवोर्स्ड वुमन, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन, ऑर्फन गर्ल्स, यतीम बच्चियां, वो महिलाएं जिनका तलाक हुआ है, वो महिलाएं जो जुडिशली मामला कोई कोर्ट में पेंडिंग है उसके चलते जुडिशली सेपरेटेड वुमेन, और उसके अलावा विधवाएं। 5 नंबर उन्हें मिलेंगे। और इनको अब ये भी है कि भाई ये कैसे पता चलेगा, तहसीलदार को ये काम दिया गया है कि वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, जिस सर्टिफिकेट में वो ये सर्टिफाई करेगा कि ये जो महिला या ये जो बच्ची अप्लाई कर रही है इसके ये बेसिकली विडो है, डिवोर्स्ड है, जुडिशली सेपरेटेड है या ये यतीम है। उसके बाद कैजुअल वर्कर्स जो 5 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं, इसके लिए 5 साल के लिए जो आपने वेजेस ली हैं वो जरूरत पड़ेगा, और सर्टिफिकेट जो है उसे काउंटर साइन करेगा डिस्ट्रिक्ट या डिविजनल हेड उस ऑफिस का जहां पर कैंडिडेट काम कर रहा है। मान लीजिए कैंडिडेट जो है वो पीएचई डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कैंडिडेट अगर पीएचई डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो पीएचई डिपार्टमेंट का डिस्ट्रिक्ट हेड या डिविजनल हेड जो है वो सर्टिफिकेट देगा कि हाँ जी बिल्कुल ये कैंडिडेट जो है ये यहाँ पर 5 साल से तनख्वाह या 5 साल से वेजेस ले रहा है, मजदूरी ले रहा है। ठीक है जी। तो कैजुअल वर्कर्स जो 5 साल से या 5 साल से ज़्यादा जिनको हो गए काम करते हुए 5 नंबर उनको भी मिलेंगे। ठीक है जी। तो रिटर्न के आपके 5 मार्क्स 85 मार्क्स, ध्यान से सुनिएगा, रिटर्न के 85 नंबर। जिसके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी मुलाजमत में नहीं उसको 5 नंबर, विडोज को, डिवोर्स्ड वुमन को, जुडिशली सेपरेटेड महिलाओं को, ऑर्फनों को 5 नंबर। कैजुअल वर्कर्स जो 5 साल जिनको हो गए हैं कैजुअल लेबर के तौर पे काम करते हुए या 5 साल से ज़्यादा का समय हुआ है उन्हें 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन यहां पर यह ख्याल रखना है कि पहले 85 नंबरों में से कितने नंबर आपके रिटर्न में आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद डिविजनल कैडर की, तो यूटी कैडर की पोस्टें हैं। यूटी कैडर की पोस्टें मतलब ये हो गया कि जो पोस्टें जिनको हम पहले स्टेट लेवल पोस्ट कहते थे अब वो यूटी कैडर की पोस्टें हैं। तो यूटी कैडर की पोस्टों के लिए पोजीशन ये रहेगा। डिविजनल कैडर की पोस्टें जम्मू डिवीजन, कश्मीर डिवीजन, इन 2 डिविजन्स में जो पोस्ट एडवर्टाइज की जाएंगी डिविजनल लेवल की जो पोस्टें होंगी उनमें 80 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा। आप जिस डिवीजन के रहने वाले हैं 5 नंबर आपको उसके मिलेंगे, और वो जैसे पहले ही मैंने आपको कहा कि अगर आपके परिवार से कोई सरकारी मुलाजमत नहीं कर रहा तो 5 नंबर उसके मिलेंगे। अगर आप महिला हैं, आप विधवा हैं, आपका तलाक हुआ है, आप जुडिशली अलग रह रही हैं या यतीम बच्ची है कोई, 5 मार्क्स उसको मिलेंगे। और इसी तरीके से कैजुअल लेबरर्स जिनको 5 साल हुए हैं या 5 साल से ज़्यादा का समय कैजुअल लेबरर के तौर पर काम करते हुए हुआ है उनको भी 5 नंबर मिलेंगे। तो ये डिविजनल कैडर की पोस्टों के लिए। पहले मैंने आपको यूटी कैडर में बताया कि यूटी कैडर में आपके पास 5 नंबर वो जो आपको डिविजनल कैडर में मिल रहे हैं। मतलब जम्मू डिवीजन का बच्चा, इसको इस तरीके से समझें, जम्मू डिवीजन का बच्चा अगर किसी पोस्ट के लिए कश्मीर डिवीजन में अप्लाई करता है उस पोस्ट के लिए जो कश्मीर डिवीजन के बच्चों को 5 नंबर इसलिए मिलेंगे क्योंकि वो कश्मीर डिवीजन के रहने वाले हैं। इसी तरीके से कश्मीर डिवीजन का कोई बच्चा अगर जम्मू डिवीजन में अप्लाई करता है तो उसे उसका मुकाबला जब जम्मू डिवीजन के बच्चे के साथ होगा तो जम्मू डिवीजन के बच्चे को फायदा यह है कि जम्मू डिवीजन का होने की वजह से उसे 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी आप जिस डिवीजन में रह रहे हैं, जिस डिवीजन के आप डोमिसाइल हैं, उस डिवीजन का होने की वजह से 5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ताकि जरा ध्यान से सुनिएगा, 5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा इसलिए मिलेंगे ताकि इंश्योर किया जाए कि जम्मू डिवीजन में मैक्सिमम सिलेक्शन जम्मू डिवीजन के बच्चों की हो और कश्मीर डिवीजन में मैक्सिमम सिलेक्शन कश्मीर डिवीजन के बच्चों की हो। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्टों के लिए इसी तरीके से रिटन टेस्ट के 75 मार्क्स है। अब आप इसको भी जरा देखिएगा कि यहां पर इन्होंने क्या किया। डिविजनल कैडर के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे उस डिवीजन का रेजिडेंट होने का, और डिस्ट्रिक्ट कैडर में आप रिटन टेस्ट के नंबर और घटा दिए गए, आपको 75 मार्क्स मिलेंगे रिटन टेस्ट के। और होम डिस्ट्रिक्ट यानी आप जब डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट एडवर्टाइज होंगी, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट जम्मू की 100 पोस्टें हैं, डिस्ट्रिक्ट जम्मू की 100 पोस्टों के लिए जब एप्लीकेशंस आएंगी तो कठुआ के बच्चे भी अप्लाई करेंगे, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ सब इलाकों के बच्चे अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर पोस्टें जम्मू डिस्ट्रिक्ट होगा उसे 10 मार्क्स
एक्स्ट्रा मिलेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। तो रिटन टेस्ट के 75 मार्क्स डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टों के लिए और 10 मार्क्स मिलेंगे आपको कि आप होम डिस्ट्रिक्ट अगर आपका वही है तो उस 5 नंबर, जैसे मैंने आपको बोला सरकारी मुलाजिम कोई नहीं है, महिलाओं को लेकर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका कि विडो हैं, डिवोर्स्ड हैं, जुडिशरी उसके, और अगर कैजुअल लेबरर हैं 5 साल या 5 साल से ज्यादा का समय हुआ है तो 5 मार्क्स उसके भी की पोस्टों के लिए क्लासिफिकेशन है सरकार की। तो यूटी कैडर में आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा आप अगर किसी डिवीजन या किसी डिस्ट्रिक्ट के हैं। डिविजनल कैडर में आपको 5 नंबर मिलेंगे अगर आप उस डिवीजन के, जम्मू डिवीजन के हैं तो 5 नंबर एक्स्ट्रा जम्मू डिवीजन के बच्चों को, कश्मीर डिवीजन के हैं तो कश्मीर डिवीजन के बच्चों को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा। ठीक है जी। होम डिस्ट्रिक्ट की बारी आएगी। डोडा डिस्ट्रिक्ट का बच्चा अगर है और डोडा डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टों के लिए समझना जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट कैडर यानी वो पोस्टें जिनको पहले जब एडवर्टाइज किया जाता था और मखसूस तौर पे ये कहा जाता था जी कि ये जितनी भी वैकेंसीज हैं इस डिस्ट्रिक्ट में हैं और ये इन पोस्टों और उन पोस्टों पर जब बाद में अपॉइंटमेंट भी होती थी तो उसी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे लगते थे। इसी तरीके से डिविजनल लेवल की पोस्ट की जब एडवर्टीजमेंट होती थी तो जम्मू डिवीजन के बच्चे जम्मू डिवीजन में लगते थे और कश्मीर डिवीजन के बच्चे कश्मीर डिवीजन में लगते थे। अब इसके बीच में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि जी अगर हम डिविजनल लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या हमको डिस्ट्रिक्ट के नंबर भी मिलेंगे? नहीं। अगर आप डिविजनल लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके डिवीजन के आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है जी, क्योंकि वो डिविजनल लेवल की पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट नहीं है। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 10 मार्क्स डिस्ट्रिक्ट लेवल के मिलेंगे और उन 10 मार्क्स का मकसद असल में यह है कि एक डिस्ट्रिक्ट का बच्चा दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे में डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट ना हो। मगर मैं 100 मार्क्स इसमें भी हैं, ये मैंने आपको बता दिया। मेरा अपना एनालिसिस पर बाद में फिलहाल कानून आप तक पहुंचाऊं मैं। फैमिली का मतलब क्या है ये भी जरा समझिएगा। फैमिली का मतलब है भाई बहन और एक कैंडिडेट के पेरेंट्स। इसमें भी ये समझिएगा एक परिवार का मतलब भाई बहन और माता पिता। लेकिन अगर भाई ने शादी कर ली और भाई का अलग से परिवार है और भाई नौकरी नहीं कर रहा तो ये आपको समझना है कि जो भाई की वाइफ है अगर वो अप्लाई करती हैं तो उन्हें उस समय उस परिवार का हिस्सा नहीं माना जाएगा, वो अलग परिवार है। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। यानी भाई बहन माता पिता ये एक परिवार। इसी तरीके से अगर एक परिवार में किसी बच्ची की शादी होती है या बच्चे की शादी होती है उनका अलग परिवार, तो वो अलग परिवार कैलकुलेट किया जाएगा। उसमें पति पत्नी के बीच में अगर किसी को नौकरी नहीं मिली हुई, दोनों को नौकरी नहीं मिली हुई है तो उन्हें इन 5 मार्क्स का मेरे हिसाब से बेनिफिट होना चाहिए। चलिए आगे। कैजुअल वर्कर का मतलब ये हो गया, कैजुअल वर्कर का मतलब है कि वो तमाम लोग जो डेली रेटेड वर्कर्स हैं या जिनको हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड, लोकल फंड या एडहॉक कंट्रैक्चुअल और कंसोलिडेटेड वर्कर्स, यानी कैजुअल वर्कर जितने भी लगे हुए हैं। अब इसमें 5 साल या 5 साल के जायद का वक्त, अब ये इसमें मैं भी क्लैरिटी नहीं है मुझे भी, इसलिए मैं आपको ये क्लैरिटी के साथ नहीं बता सकता। मगर जो कानून है वो ये बताता है एडहॉक कंट्रैक्चुअल कंसोलिडेटेड वर्कर्स जितने भी हैं, लोकल फंड से जिनकी तनख्वाहें निकल रही हैं, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड से जिनकी तनख्वाहें निकल रही हैं, डेली रेटेड वर्कर्स हैं, इन तमाम को कैजुअल वर्कर कहा गया है। इन सभी को, ये सभी अगर इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं तो इन्हें 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब हो सकता है बहुत सारे कैजुअल और डेली रेटेड वर्कर्स ये कहें जी कि वो जो हमारा रूट था, जिस रूट से हमें परमानेंट होना था, क्या वो बंद हो गया? नहीं, वो रूट अलग से है। उस रूट पर जो आप चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। मगर ये एक मोड सरकार ने निकाला है कि जहां आपको 7 साल इंतजार करना है कि आप डेली रेटेड वर्कर हैं, कैजुअल लेबरर हैं, वहां से आप पक्के हो जाएं। वहां इस मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में अगर आप अप्लाई करते हैं और आप इस रिटन टेस्ट को और जो बाकी क्राइटेरिया बना है उसको आप फुलफिल करते हैं और आप कामयाब होते हैं तो आपको इस मोड से पक्की नौकरी जल्दी मिलेगी। मगर इस पक्की नौकरी में पेच ये है कि SRO 202 के तहत आपको आगे काम करना होगा। चलिए जी, उसके बाद वो तमाम कैंडिडेट्स जिनका कोई फैमिली मेंबर सरकारी मुलाजमत में नहीं है, PSU में, बोर्ड में, ऑटोनोमस बॉडीज में, अब सवाल यह है कि कौन वेरीफाई करेगा कि किसी एक कैंडिडेट का
के परिवार का कोई भी आदमी सरकारी मुलाजमत नहीं कर रहा, तो ये काम उस जुरिस्डिक्शन का एसडीएम करेगा। और ये कब करेगा? जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, अब शॉर्टलिस्ट हो गए, शॉर्टलिस्टिंग के बाद एसडीएम को वेरीफाई करना है कि क्या आपके परिवार में कोई दूसरा सदस्य सरकारी मुलाजमत तो नहीं कर रहा। चीज जो है ये एसडीएम वेरीफाई करेगा। तो इसलिए जिस समय आप फॉर्म भर रहे हैं उस समय सिर्फ आप क्लेम कर रहे हैं, और क्लेम की वेरिफिकेशन आपका नतीजा निकलने के बाद होगी। उसके बाद कैंडिडेट्स को ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बताना होगा तमाम यूटी, डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट कैडर वैकेंसीज के लिए। जिस समय आप एप्लीकेशन भरेंगे आपको उसी समय यह बताना होगा कि आप नौकरी कहां करना चाहते हैं। आप अगर डोडा डिस्ट्रिक्ट के हैं तो क्या आप डोडा डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, किश्तवाड़ में करेंगे, आप बन्नी में करेंगे, बसोली में, कठुआ में करेंगे, सांबा में करेंगे, रजौरी में करेंगे, पुंछ में करेंगे। एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कि जी मैं डोडा का हूं, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस डोडा, दूसरा किश्तवाड़, तीसरा रामबन, चौथा माफ कीजिएगा उधमपुर, पांचवा रजौरी, छठा। इसी तरीके से कश्मीर का कैंडिडेट, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस श्रीनगर, दूसरा गांधरबल, तीसरा फलां, चौथा फलां। इसी तरीके से डिवीजन लेवल पोस्टों के लिए भी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगी, जम्मू या कश्मीर। इसी तरीके से आपकी जो की जाहिर सी बात है जो पोस्ट होंगे उसके लिए तो जाहिर सी बात है वो जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह आपको पोस्ट किया जा सकता है। अच्छा जी, प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट हु हैज नॉट इंडिकेटेड एनी सच प्रेफरेंस फुल्ली और पार्शियली। मान लीजिए आप में से कोई एक कैंडिडेट मुझ जैसा काबिल है, वो कहता जी मैं कोई कैडर नहीं, मुझे कोई जगह की, जहां मंजूर नजर हो मेरी सिलेक्शन कर दीजिए, फिर जहां आप मर्जी वहां पोस्ट करें। तो उसमें फिर कि जहां पर भी सरकार चाहेगी वहां पर आपको पोस्ट करेगी। उसके बाद बोर्ड को, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को लिस्ट किस तरीके से तैयार करनी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट 1:4। अगर आपकी एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज जितनी भी हैं उन, मान लीजिए 100 वैकेंसीज आपने एडवर्टाइज करी हैं, तो 400 कैंडिडेट जो हैं उसके लिए आप शॉर्टलिस्ट करेंगे। 1:4 मेरी समझ में इतना ही आ रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय दी, अच्छा एग्रीगेट मार्क्स, ये भी नहीं कि आपके रिटन टेस्ट के मार्क्स कितने, टोटल मार्क्स आपके कितने आते हैं, उस बुनियाद पर 1:4 की रेशियो में कैंडिडेट्स को बोर्ड शॉर्टलिस्ट करेगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो एडवर्टीजमेंट नोटिस में है, और बोर्ड उसके बाद वेरिफिकेशन करेगा। अलग अलग सिलेक्ट लिस्टें जो है यूटी कैडर की, 2 डिविजनल कैडरों की और 22 डिस्ट्रिक्ट कैडर्स, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ 2 डिविजन जम्मू और कश्मीर, यूटी कैडर जम्मू कश्मीर, और 22 डिस्ट्रिक्ट कैडर्स की अलग अलग सेपरेट जो है सिलेक्शन लिस्टें तैयार करेगा। तमाम डिपार्टमेंट कंबाइंड अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स फॉर ईच कैडर, मेरिट कम प्रेफरेंस जो कैंडिडेट्स ने फिलअप किया होगा उस बुनियाद पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी। उसके बाद कैंडिडेट को एक ही पोस्ट के अगेंस्ट जो है सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट्स की एलोकेशन के लिए बोर्ड जो है डिपार्टमेंट वाइज सिलेक्ट लिस्ट हर कैडर की, यूटी कैडर की, डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट कैडर की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को भेज देगा। जो एलोकेशन का प्रोसीजर उसमें गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया होगा। अच्छा, गवर्नमेंट जीएडी अगर चाहे बाज़ाब्ता ये बताकर कि क्यों रिसीव न करना चाहे, कर सकता है और वापस बोर्ड को भेज सकता है कि जी रिकंसिडर करो। मान लीजिए एक सिलेक्शन लिस्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने तैयार करके जीएडी को भेजी, लेकिन सरकार को लगा कि ये सिलेक्शन लिस्ट ठीक नहीं है, या इसके अंदर सरकार को लगा कि कोई प्रॉब्लम है। यूजुअली भी सिलेक्शन लिस्टें आती हैं तो मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं, फिर सरकार जो है परेशान हो जाती है, लोग कोर्ट चले जाते हैं। तो इस बार इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि लोग कोर्ट में न जाएं, मान लीजिए एक सिलेक्शन लिस्ट सरकार को बनाकर भेज दी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने, अगर जीएडी चाहे तो बाज़ाब्ता लिखित रूप में वो ये कहेगा कि हम ये लिस्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे, और दोबारा बोर्ड को भेज सकता है रिकंसिडर करने के लिए। उसके बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सिलेक्ट लिस्ट को कैटेगरी वाइज, कैडर वाइज एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंटों को भेजेगी। जितनी जितनी वैकेंसीज उन्होंने भेजी होंगी, पीएचई के इतने मुलाजिम जी भेज दिए, पीडब्ल्यूडी में इतने भेज दिए, हेल्थ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतने मुलाजिम भेज दिए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स, तमाम कैडर के अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इशू करेगा।
लेकिन कैरेक्टर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन के बाद, ठीक है जी, जो बाकी तमाम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सरकार की रहेंगी उनके बाद, यानी कैरेक्टर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन जो सीआईडी वेरिफिकेशन, इसमें भी मैंडेटरी है। वेटिंग लिस्ट बोर्ड जो है एक सेपरेट वेटिंग लिस्ट, अलग अलग कंबाइंड कैडर की जितने कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं वो वेटिंग लिस्ट 1 साल के लिए रहेगी, ठीक है। और अगर सरकार चाहे वजूहात बताकर 6 महीने के लिए उस वेटिंग लिस्ट को एक्सटेंड भी कर सकती है। और कंबाइंड वेटिंग लिस्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास अलग से होगी। उसके बाद मान लीजिए कोई वैकेंसी जो है किसी बच्चे के ज्वाइन करने की वजह से फिलअप नहीं होती, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट फॉरेन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को 3 महीने के अंदर अंदर बताएगा कि ये जो वैकेंसी है ये फिलअप नहीं हुई, इसको फॉरेन फिलअप किया जाए। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वैकेंसीज को कंसोलिडेट करेगा, जो नॉन ज्वाइनिंग की वजह से, उनको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भेजेगा। उसके बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक और लिस्ट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, जो उसके बाद बच्चे मेरिट लिस्ट में आए हैं, उन्हें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को डिपार्टमेंट को भेज देगा और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट फिर उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इशू करेगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 4, ध्यान से इस चैप्टर 4 को सुनिएगा। और जैसा मैं कह रहा हूं कि जितना आप शेयर करते रहेंगे अपने दोस्तों के साथ, उतना ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये इंफॉर्मेशन जाएगी और सरकार की मदद होगी और आप लोगों की मदद होगी, और आप जब बाद में रूल्स को पढ़ेंगे तो पढ़ने में आसानी होगी। कंडीशंस ऑफ सर्विस मैंने पहले ही आपको कहा कि क्या कंडीशंस होंगी जो नौकरी आप करेंगे, किन कानूनों, किस ज़ाब्ते के तहत करेंगे। तो साफ तौर पे ये कह दिया गया, रूल 8, 9, 10, 11, 12 जम्मू कश्मीर स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2015 शेल मिटाटिस मिटेंडिस, यानी अगर इनके अंदर कोई रद्दोबदल SRO 202 के अंदर कोई अगर बदलाव आता है तो इधर भी आएगा। तो फिलहाल 8, 9, 10, 11, 12 SRO 202 के इन तमाम मुलाजमतों पर ये कानून अप्लाई होंगे। उसके बाद नौवां रूल है कि इन रूल्स का इस्तेमाल स्पेशलाइज्ड पोस्ट के लिए, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के लिए, क्वालिफिकेशंस के लिए ये कानून जो हैं उन पोस्टों पर भी एप्लीकेबल हो सकते हैं जिन्हें सरकार टाइम टू टाइम नोटिफाई करती रहेगी। उसके बाद इससे पहले जितने भी रूल्स, नोटिफिकेशन, स्टैट्यूटरी ऑर्डर्स इस रिक्रूटमेंट के मामले में इशू किए गए हैं, ये रूल्स उन सभी रूल्स को सप्रेस करती हैं। मतलब इसके बाद वो कानून एप्लीकेबल नहीं होंगे, यही कानून एप्लीकेबल होगा। और मान लीजिए इसमें अगर कोई मसला खड़ा होता है तो मसला सुलझाने का काम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट करेगा। अब आपका मसला रूल 8, 9, 10, 11, 12 SRO 202 का क्या है, क्योंकि जितनी भी नौकरियां इस नए SRO के तहत आपको मिलेंगी, इस SRO के तहत जितनी भी नौकरियां आपको मिलेंगी वो तमाम SRO 202 के तहत होंगी। अब ये SRO 202 क्या है, ये आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। मैंने आपको लगभग तमाम चीज़ें बता दी, सिलेक्शन कैसे होगी, डिस्ट्रिक्ट कैडर, डिविजनल कैडर क्या होगा। उसके बाद मैंने आपको चैप्टर 3 में ये भी बताया कि वेटिंग लिस्ट कैसे तैयार होगी और बाकी तमाम लवाजमात क्या होंगे, ये तमाम मैंने आपको बता दिए। अब SRO 202 8, 9, 10, 11, 12, सबसे पहले ये 8, 9, 10, 11 और 12 क्या है। रूल नंबर 8, कंडीशन ऑफ सर्विस, अपॉइंटमेंट कैसे होगी। SRO 202 का 8वां रूल साफ तौर पर यह कहता है कि आप 5 साल के प्रोबेशन पर रहेंगे और 5 साल का प्रोबेशन मुकम्मल करने के बाद आप परमानेंट होंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको टेस्ट क्वालिफाई करने होंगे। ट्रेनिंग जो भी आपको दी जाएगी, जो जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1956 के तहत है, उन तमाम चीज़ों को जब आप सेटिस्फैक्टरीली कर लेंगे तब जाके आप परमानेंट होंगे। यानी जो रोना SRO 202 वाले रो रहे थे, इस रिक्रूटमेंट में जितने भी लोग रिक्रूट होंगे इसी फॉर्मूले के तहत, इन्हीं रूल्स के तहत वो भी काम करेंगे। 5 साल के लिए आपको उस पोस्ट के अगेंस्ट काम करना होगा जिस पर आपको अपॉइंट किया जाएगा, और ट्रांसफर आपकी बिल्कुल भी नहीं होगी। जिधर आपकी मुलाजमत लगेगी आपको वहीं काम करना है। अच्छा, और ये आपकी टेम्परेरी सर्विस होगी 5 साल की, ठीक है जी।
उसके बाद कोई भी आदमी अगर किसी भी वैकेंसी के ऊपर बैकवर्ड एरिया का होने की वजह से या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास होने की वजह से ज्वाइन करता है, उसे कम से कम 7 साल तक वहां पर नौकरी करनी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये SRO 202 कह रहा है। तो ये आप पर एप्लीकेबल है। आपकी तनख्वाह का जहां तक मामला है, पहले 5 साल के लिए आपको मिनिमम पे स्केल जो है अलॉन्ग विद ग्रेड पे दैट विल बी एप्लीकेबल टू द पोस्ट जिस पर आपको अपॉइंट किया जाएगा। 5 साल का प्रोबेशन मुकम्मल करने के बाद आपकी पे फिक्स होगी टाइम स्केल में। इंक्रीमेंट, डियरनेस अलाउंस और बाकी अलाउंसेस इन रूल्स के तहत जो लोग अपॉइंट होंगे, एनुअल इंक्रीमेंट, DA, HRA, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस 5 साल मुकम्मल करने के बाद तब आपको ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के तहत आपको तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे, लीव रूल्स के तहत आपको तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे। सीनियरिटी आपकी अपॉइंटमेंट के दिन से जो है आपकी सीनियरिटी जो है वो फिक्स की जाएगी। प्रोबेशनर कंसोलिडेटेड सैलरी पर जो आपने वक्त गुजारा होगा, आपकी क्वालिफाइंग सर्विस कैलकुलेट करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा पेंशनरी और बाकी बेनिफिट्स के लिए। और बाकी कंडीशंस का जहां तक ताल्लुक है, एज, क्वालिफिकेशन, डिसिप्लिन, कंडक्ट या बाकी तमाम मामले, इन तमाम मामलों में रिक्रूटमेंट रूल जो सर्विस के हैं वो तमाम मामले इनसे गवर्न होंगे। यानी SRO 202 भी इस ये जो नए जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट के तहत ये जो आज जम्मू कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 बने हैं, उनमें ये तमाम कानून जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। अब यहाँ पर आपका मामला सिर्फ छोटा सा ये था कि एज को लेकर, उम्र को लेकर मैंने अपनी टीम को कहा था, मुझे लगता है मेरी टीम को SRO मिला ही नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि वो SRO भी आपके साथ शेयर करूँ। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि SRO आपके साथ शेयर करूँ। जहाँ तक स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स में उम्र का ताल्लुक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। माफ़ कीजिएगा, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो नए स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं, इन स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स में का लबे-लुबाब ये है कि मोड ऑफ रिक्रूटमेंट आपको बता दिया गया, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट आपको बता दिया गया, मगर मामला ये है कि जम्मू कश्मीर डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 में जो अमेंडमेंट्स की गई थी डिविजनल कैडर, डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्टों के लिए, जो अमेंडमेंट्स की गई थी जिसमें डिस्ट्रिक्ट का क्राइटेरिया और डिवीजन का क्राइटेरिया हटा दिया गया था, उसी क्राइटेरिया को इनडायरेक्टली दोबारा से हमारी हुकूमत ने लाया है। यानी जब आप डिविजनल लेवल पर किसी पोस्ट को एडवर्टाइज करते हैं, उसके लिए आप नंबर देने के लिए तैयार हैं, 5 नंबर देंगे। डिवीजनल, किसी डिवीजन का मतलब पहली बार यह है कि आपको किसी डिवीजन का होने की वजह से 5 नंबर मिलेंगे। और इसी तरीके से किसी डिस्ट्रिक्ट के अगर आप बाशिंदा हैं तो चूंकि आप इस डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए हैं इसलिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो क्या मतलब अक्सर और बेशतर पैमाने ये रहे हैं कि कोई डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड कितना है, बैकवर्डनेस के हिसाब से आपको नंबर अगर ज़्यादा दिए भी जाते हैं तो समझ में आता है। लेकिन सिर्फ इसलिए ये इंश्योर करने के लिए कि एक डिस्ट्रिक्ट का बच्चा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ना सिलेक्ट हो, 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएं, तो मुझे लगता है कि ये वो प्रावधान है जिस प्रावधान को लेकर सरकार को दोबारा से सोच विचार करना होगा। अगर सरकार ये सोच विचार नहीं करती तो मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल कैडर का ये जो मामला है, ये मामला फिर इस ओर जाएगा कि आपने जब जम्मू कश्मीर डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करी तब वो अमेंडमेंट आपने क्यों करी थी। तो इस लाइव ब्रॉडकास्ट से दीजिए इजाजत। ये हैं वो नए कानून जिन कानूनों के तहत अब अपॉइंटमेंट्स होंगी, यूटी कैडर की पोस्टों के लिए रिटन टेस्ट होगा और 5 नंबर मिलेंगे अगर आपके घर में परिवार में कोई मुलाजमत नहीं कर रहा, 5 नंबर मिलेंगे अगर आप महिला हैं, विडो हैं, डिवोर्स्ड हैं, जुडिशरी सेपरेटेड हैं या आप यतीम हैं। और कैजुअल वर्कर, कैजुअल लेबरर्स जो हैं, कैजुअल लेबरर्स में मैंने आपको बोला एडहॉक, कंसोलिडेटेड, कंटिजेंसी पेड, और उसके बाद उसके अलावा जो यहाँ पर डिफाइन किया गया है, उसके अलावा लोकल फंड, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड, एडहॉक, कॉन्ट्रेक्चुअल, कंसोलिडेटेड वर्कर, डेली रेटेड वर्कर्स, ये कैजुअल वर्कर्स की डेफिनेशन है। तो
कैजुअल वर्कर्स अगर यूटी कैडर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा, डिविजनल कैडर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट 80 मार्क्स का होगा और उसके अलावा 5 मार्क्स को होम डिवीजन के मिलेंगे, 5 मार्क्स, बाकी 15 मार्क्स तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि 5 मार्क्स हैं कि अगर आपके घर में कोई मुलाजमत नहीं कर रहा, 5 मार्क्स हैं अगर आप विडो हैं, डिवोर्स्ड हैं, आप जुडिशरी सेपरेटेड हैं, आपके घर में कोई यतीम बच्ची है तो वो 5 मार्क्स उसके मिलेंगे और 5 मार्क्स मिलेंगे कैजुअल वर्कर्स को। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कैडर के लिए आपको सिर्फ 75 मार्क्स हैं जो आपका रिटन टेस्ट होगा और 10 नंबर आपको जो है वो सिर्फ इसलिए मिलेंगे कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट है उस डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट के आप रेजिडेंट हैं। तो ये था स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स। इस पर हमारा ओपिनियन क्या है, स्ट्रेट लाइन का इस पर क्या कहना है वो बाद में, लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना कि कानून आज रूल्स आ चुके हैं, ज़ाब्ता आ चुका है। अब ज़ाब्ता आने के बाद रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगी। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप मेहनत करें शद्दुमद के साथ ताकि जम्मू कश्मीर बैंक की रिक्रूटमेंट में भी आप हिस्सेदार बने और ये जो 10,000 नौकरियां आने वाली हैं इसमें भी आपका हिस्सा हो। दीजिए इजाज़त, आदाब।